दूसरे दिन हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि जोरा आ गया। वो पहले पुराने घर गया था। वहाँ शबी चाचा ने बहुत मिनटों के बाद उसे यहाँ का पता बताया। जोरा ने आते ही विठल और अब्बाजान के पैर पकड़ लिए और आजिजी से कहने लगा कि अब वो पाड़े वापस नहीं जाएगा। यही कोने में उसे भी जगह दे दी जाए। वो सबकी खिदमत करता रहेगा। उसका वादा है किसी को भी इससे शिकायत नहीं होगी। कहने लगा कि इसका दिल पाड़े पर बिल्कुल नहीं लगता। अब्बाजान ने उसे उठा के गले लगा लिया और कहा कि वो खुद इसकी तरफ से फिक्रमंद थे और उन्होंने विठल से कहा था कि जोरा की कमी महसूस होती है, उसे भी यहीं बुला लिया जाए। माहम के पाड़े से किनारा कशी करते वक्त विठल ने जोरा को पाड़े पर छोड़ दिया था और हदायत की थी कि माहम के पाड़े पर पांडे दादा की आनत करता रहे। जोरा पीरू के दसवें पर भी आया था। उस रोज़ वो बहुत उदास और दिलगीर नजर आता था। मैंने सोचा था उसे रोक लूँगा, 1-2 दिन के लिए सही, लेकिन वो मुझसे मिले बगैर चला गया। उस वक़्त बनारसी को सामने देख के मेरी आंखों में रेत भरी हुई थी। जोरा हमारे साथ अब्बाजान की तलाश में तिब्बत गया था। वो भी हमारी तरह अपने आप को दांव पर लगाए रहा और ज़िंदगी थी के निशानों से बचता रहा। फिर हैदराबाद में जब एक रात मुसल्ह आदमियों ने अब्बाजान की नौ खरीद हवेली में नकब लगाई तो जोरा इनके सामने दीवार बन के खड़ा हो गया था। वो ये भूल गया था कि दीवार की भी एक इस्तात होती है। इस अंधेरी रात में जोरा हमारे साथ था। जोरा झींगा के पाड़े का खास आदमी था। पहली मर्तबा मेरी इससे वही मुलाकात हुई थी। झींगा दादा का पाड़ा हाथ में आने के बाद मेरे कदम पाड़े पर जमाने में उसका और छेदा का बड़ा हाथ था। वो दोनों साय की तरह मेरे साथ रहते। जोरा कोई छोटा मोटा दादा नहीं था। जिस्म का मजबूत, इरादे का मजबूत। वो बोलता कम, सुनता और समझता ज़्यादा था। चाकू पर उसे पहले ही अच्छी महारत थी। बाद में कुछ मेरी तवज्जो, कुछ अपनी लगन से उसका हाथ और साफ हो गया था। माम के पाड़े पर पीरू दादा से हमारी शनासाई के बाद उसका बेशतर वक़्त पीरू के साथ गुजरता था। मेरे लिए वो किसी तौर जुमरू शामू और माटी वगैरह से कम नहीं था। तिब्बत से कलकत्ते, कलकत्ते से फैज़ाबाद और फैज़ाबाद से हैदराबाद और फिर वापस बम्बई तक वो मुसलसल अब्बाजान की खिदमत करता रहा था। अब्बाजान की और विठल की। उसके साथ ना रहने पर मुझे कोई खलिश सी थी। अच्छा हुआ कि वो खुद आ गया। अब्बाजान की मर्जी देख के विठल ने भी कुछ नहीं कहा। जोरा की जुबानी मालूम हुआ कि पाड़े पर सभी बिखरे हुए हैं। पांडे दादा चौकी पर बैठा हाथ पांव दबवाता रहता है और बात बेबात बकता झकता और लोगों को झिड़कता रहता है। बाले का दिल भी वहाँ नहीं लग रहा है। सुबह शाम लोग पाबंदी से आते हैं और सर झुकाए बैठे रहते हैं। विठल ने जोरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आखिर जोरा भी चुप हो गया। उसकी आमद पर जुमरू शामू माटी टिंगू तो दीवाने से हो गए थे, जैसे जमानों का बिछड़ा हुआ कोई मिला हो। जुगनू और देवा के बारे में मैंने जोरा को जता दिया था कि ये दोनों अपने साथ ही हैं। उन्हें घर में देखकर वो हैरान रह गया था। वो इनसे अच्छी तरह वाकिफ था। जुगनू और देवा जब पाड़े पाड़े ठोकरे खा रहे थे तो झींगा दादा ने उन्हें पनाह दी थी। जोरा और छेदा झींगा दादा के दस्ते राज थे। बनारसी से जुगनू और देवा की निस्बत के मुतालिक जोरा को कुछ ऐसा इल्म नहीं था। मैंने भी तफसील नहीं जानी। मैंने इससे कहा कि इनका ख्याल रखना और इन पर और मेहनत करनी है। क्यों और किस लिए से जोरा को गरज नहीं थी। मेरा इतना कह देना और उसका इतना सुन लेना ही बहुत था। मेरा इरादा रमा की तरफ जाने का था, लेकिन जोरा की वजह से मैंने जाना मुलतवी कर दिया। जोरा अपने साथ कुछ नहीं लाया था। मैंने उसे मेरे कपड़े दिए। दोपहर को दर्जी ने आकर उसका नाप लिया। अब्बाजान ने दर्जी को 3 दिन का वक़्त दिया था। उनका हुक्म था कि इस अरसे में दर्जी कोई और काम ना करे। जोरा के लिए जितने भी जोड़े मुमकिन हो तैयार करके ले आए। नहा धो के जोरा का रंग रूप निकल आया। शाम को जुमरू और शामू से साहिल की तरफ ले गए। इस रोज़ कैलाश और रमा नहीं आए। रात गए तक सभी इनका जिक्र करते रहे। फिर गैर मुतवक्को तौर पर कैलाश के एक मुलाजिम ने आके मुझे कैलाश का रुका दिया। रुका अंग्रेज़ी में था। लिखा था पहली गाड़ी से उन्हें पूना जाना पड़ रहा है। अभी ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि चंद रोज़ में वापसी हो जाएगी। कैलाश ने माजरत की थी कि तार मिलने के बाद इतना वक्त नहीं कि वो मुझसे मिल ले। मैंने कई बार कैलाश की तहरीर पढ़ी, अगरचा कोई और बात उसने नहीं लिखी थी। सबको सलाम और सबके लिए ख्वाहिशात के रस्मी जुमले के सिवा जाहिर है कोई अहम बात होगी जो उसे तार दे के बुलवाया गया था। कैलाश ने माजरत की थी कि तार मिलने के बाद इतना वक्त नहीं कि वो मुझसे मिल ले। मैंने कई बार कैलाश की तहरीर पढ़ी, अगरचा कोई और बात उसने नहीं लिखी थी। सबको सलाम और सबके लिए नेक ख्वाहिशात के रस्मी जुमले के सिवा जाहिर है कोई अहम बात होगी जो उसे तार दे के बुलवाया गया था। पुलिस ने जज साहब के कत्ल का सुराग लगा लिया होगा, या कमल और कौशली का कोई और मामला था। कोई और बात भी हो सकती थी। मुझे देर तक तशवीश रही। दिन ऐसे ही गुजर गया। कुछ अंदर घर में, कुछ विठल के पास, कुछ जुगनू और देवा के साथ और कुछ अकबर के साथ। अकबर ने बाग से मुल्क टेनिस कोर्ट ठीक करवा लिया था। ये खेल मैंने कभी स्कूल में खेला था, बस सरसरी अंदाज में। आज अकबर के इसरार पर मैं इसके मुकाबिल खड़ा हो गया।
फिर जुमरू, शामू, मार्टी और जोरा भी आ गए। उन्हें टेनिस खेलने का कभी इतफाक नहीं हुआ था। मैंने अपनी शुद्ध बुद्ध के मुताबिक उन्हें खेल का तरीका समझाया। निगाह के सब तेज थे, जिस्मों में फुर्ती थी, बाजुओं में बल था और जहन की फरागत भी मुयस्सर थी। चुनांचे ज़रा सी देर में इनका हाथ चलने लगा। अकबर को भी दसराहट की कमी ना रही। फिर मैं कुर्सी पर बैठा खेल देखता रहा। कुछ वक्त इस तरह गुजर गया और शाम होने लगी। मुझे बेकली सी हो रही थी, कुछ और समझ में नहीं आया, तो मैंने जुलीन और फ़ारूक से कहा कि वो कहीं चलना चाहती हूँ तो चलें। मुझे छुपा था कि शायद वो कोई उज़र कर देंगी, लेकिन वो तो जैसे इशारे की मुंतज़र थी। हम मोटरों में बैठे शहर की सड़कों पर घूमते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। सांता क्रोज से क्लाबे तक रास्ते में रोशनियाँ जल गई थीं। इर्द गिर्द अंधेरों के बीच में रोशनियों के मंजर ही कुछ और होते हैं। अंधेरे में कम से कम मैपोशी की खूबी तो है। शहर की कितनी बदनुमाइयाँ अंधेरे में शामिल हो गई थी। अंधेरा भी समंदर के मानित है, अंदर का कुछ नज़र नहीं आता। उस शाम मौसम भी अच्छा था, धीमी धीमी हवा चल रही थी। सड़कों पर बहुत अजधाम था, जैसे सारे घर खाली हो गए हों और सारा शहर शोर मचा रहा हो। हर तरफ मुकामी रेलगाड़ियाँ, मोटरों, ट्रामों और घोड़ा गाड़ियों का गुल उठ रहा था। गेटवे ऑफ इंडिया पर सब उतर गए। रात का मंजर वहाँ बहुत दिलकश होता है। मार्टी ने सबको नारियल का पानी पिलाया और कुल्फ़ी, चाट मसाला वगैरह अलग खिलाया। बंदर और भालू वाला एक मदारी हमारे सामने आके तमाशा दिखाने लगा। बंदर ने अपनी हरकतों से सबको बेहाल कर दिया था। मार्टी और जुमरू ने इन पर बेतहाशा रुपए लुटाने शुरू किए तो बंदर और मस्ताने हो गए। जानवरों को भी रुपये की कदर कीमत मालूम है। आदमी की सोबत का कुछ तो असर होना चाहिए। बंदर और भालू रुपये उठा के सलाम करते, सैल्यूट मारते, कोले मटकाते, पुतलियाँ घुमाते और दान दिखाते, तो जुमरू और शामू के हाथ बेख्तियार जेबों में चले जाते। मदारी की डुगडुगी पर बंदर और भालू का रक्स नाकाबिले यकीन था। जुमरू और शामू तो जैसे किसी मुजरे में बैठे हुए थे। उन सब की जेबें भरी थीं। लगता था अब्बा जान ने इन्हें ढेरों रुपये दिए हैं। सब बादशाह बने हुए थे। रुपया बस इनकी जेबों में होना चाहिए था, फिर वो कल की फिक्र नहीं करते थे। शामू की ख्वाहिश थी कि भिंडी बाजार में सबको चूड़ियाँ और चुनरियाँ पहनाए, मगर जुलीन ने उसे गीता की मौजूदगी का एहसास दिलाया तो वो सर पीटने लगा। ये भी अच्छा हुआ कि गीता इसके पास नहीं थी। कलाबे के बाजार में एक जगह मोटर रुकवा के जुलीन उतर गई। वो किताबों और रिसालों के अंबार खरीद लाई थी। जुमरू भी चुपके से इसके पीछे चला गया था। यकीनन उसने जुलीन को पैसे निकालने का मौका नहीं दिया होगा। मेरे लिए ये तमानीत की बात थी कि वो खुश खुश घर आए। मकसूद भी यही था कि वो ज़रा मुख्तलिफ वक्त गुजारें और देख सके कि इनकी तरफ ज़िंदगी कैसी जिंदा और रोशन है। रोज़ लोग मरते हैं, फिर भी बेशुमार लोग और बस्तियाँ रवा दवा रहती हैं। ज़िंदगी का दरिया कभी खुशक नहीं होता। सभी ने इनका ख्याल रखने की कोशिश की थी, ख़ुसूसन गीता का। इससे ज़्यादा शायद मुमकिन नहीं था। मैं तो मुस्तकिल उन्हीं की तरफ मुतवज्जो रहा। गालबन किसी भी लम्हे उन्हें मेरी शमूलियत में कोताही की शिकायत न हुई हो, जब तक खुद उन्होंने घर चलने की ख्वाहिश का इजहार न किया। किसी ने वापसी के लिए एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। घर आके मुझे थकन सी महसूस हो रही थी। मैं ऊपरी हिस्से के कमरे में लेट गया। यहाँ तन्हाई बहुत थी और किसी की दखल अंदाजी का इम्कान नहीं था। मैं कुछ देर अपने साथ भी रहना चाहता था। लोगों के साथ इस तनदही से रहने की मुझे आदत जो नहीं थी। किसी ने आके मुझे नहीं पूछा। रात को मैं वहीं रह गया और किसी वक्त मुझे नींद आ गई। लेकिन सुबह वही सूरत थी, जिस्म जैसे टूट फूट रहा हो। मैंने किसी पर ज़हर नहीं किया। मैंने इन सब के साथ मामूल के मुताबिक नाश्ता किया और इमारत के अंदर और बाहर चक्कर लगाता रहा, कभी उसके पास कभी इसके पास। नाश्ते के बाद जुलीन ने गुज़िश्ता रात लाई हुई किताबों में से 3 किताबें मुझे दी थी। 2 अंग्रेज़ी नावल थे, एक किताब ज़िंदगी के मुतालिक थी। यही बेहतर था कि इधर उधर घूमने फिरने की बजाय मैं किताबें पढ़ता रहूं। मैं फिर ऊपरी मंजिल के कमरे में चला गया और दोपहर के खाने तक वर्क गिरदानी करता रहा। कहते हैं किताब से अच्छा दोस्त नहीं होता, मगर दोस्ती भी तो विठल के बकौल ताली की तरह होती है। ये तो आदमी पर मुनसर है कि वो दोस्ती के लिए आमादा है या नहीं। मैंने दिलजमी की कोशिश की। जब कई सफ़ात पढ़ चुका तो फिर मेरा दिमाग भटकने लगा। मैं नीचे आ गया। कई दिन इसी तरह गुजर गए। 10-11 बजे के करीब मैं घर से निकल खड़ा होता और आसपास का एक चक्कर काट के वापस आ जाता। यूँ कुछ और नहीं तो मकान के इर्द गिर्द की गलियों से मुझे वाकफियत हो गई। शाम को जुमरू और शामू में से कोई किसी तरफ जाता तो मैं भी इनके साथ हो लेता। कई बार मैंने इरादा किया विठल से बात करूं कि इसने क्या सोचा है, फैज़ाबाद में भी कोई रहता है। जरी को हाथ भेज दिया गया था, लेकिन वो तो दिन गिन रही होगी। उधर खानम को भी हैदराबाद से वापस आना है। वो क्या सोचती होंगी। हमने पलट के खबर भी न ली। अब तो वक्त बहुत हो गया है। वो कब तक वहाँ ठहरी रहेगी। जहाँ तक मुझे इल्म था उसे तो कोई ख़त भी नहीं लिखा गया। विठल दिन भर अपने कमरे में पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता। वो नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के वक्त बाहर निकलता या शाम को इमारत के पिछले हिस्से के चबूतरे पर जाकर बैठ जाता और सब उसके इतराफ इकट्ठे हो जाते। 2 दिन पहले रात को शुक्ला दूसरी बार आया था। घंटों बैठा रहा। उसने हदायत की होगी जब भी विठल
कल सुबह जुमरू को लेकर अदालत गया था। जुमरू के कहने के मुताबिक अदालत में मारी पेश की गई थी। उसकी हालत निहायत अबतर थी। अदालत ने मारी के लिए दरपर्दा शुक्ला की तरफ से किए गए वकील की दरख्वास्त आखिर मंजूर कर ली और मारी को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। गोया शुक्ला अपनी तगोदो में कम से कम इस हद तक तो कामयाब हो गया था। विठल और शुक्ला को मारी के बच्चों का इंतजाम करने पूना भी जाना था। अगर विठल मारी के फैसले उसके बच्चों की वजह से ठहरा हुआ था तो आखिर क्यों? पूना जाने और आने में वक्त ही कितना लगता है। जाना होता तो जाके भी अब तक आना हो चुका होता। मारी की खबरगिरी के लिए उधर शुक्ला उसका वकील काफ़ी था और ऐसा ही था तो विठल कुछ दिनों बाद फिर बम्बई वापस आ सकता था, मगर ना जाने उसके दिल में क्या था। उधर अब्बाजान भी मुस्तकिल अपना नया घर जमा रहे थे। रोज़ नई नई चीज़ें आ रही थी। फानूस, कालीन, नए तरस का फर्नीचर, मुलाजिमों के हिस्से की मरम्मत की जा रही थी और उनके कमरे कशादा और रोशन किए जा रहे थे। हौज़ के लिए नादर किस्म की रंग बिरंगी मछलियाँ मंगवाई गई थीं। रात को सब्ज़ाजार पर बैठने के लिए तेज़ रोशनियों वाले बड़े बड़े कमकमे नस्ब किए जा रहे थे। सुबह नाश्ते के बाद अब्बाजान और मुनीर अली मोटर में बैठ के नामालूम कहाँ जाते थे। वापसी कभी दोपहर के खाने के वक्त होती, कभी शाम को। मुनीर अली को भी शायद बम्बई शहर बहुत पसंद आया था। अपना घर बार छोड़े हुए वो यहाँ बागबानी में लगे हुए थे। चार दीवारी के बड़े दरवाजे से इमारत तक के रास्ते में उन्होंने अश्कबार अशोक नामी दरख्त के अनगिनत पौधे लगवा दिए थे, सरू की तरह एक कितार में। किसी को भी कोई जल्दी मालूम नहीं होती थी, जुमरू और शामू को भी नहीं। उन्हें तो जैसे फुर्सत ही नहीं थी। टेनिस कोर्ट में इनका जी भी लग गया। हाँ, सुबह शाम वो जुगनू और देवा को वक्त ज़रूर देते, फिर सीधे टेनिस कोर्ट का रुख करते और बिला मुबालगा पहरों खेलते रहते। खेलते खेलते पसीने पसीने हो जाते। जोरा माटी और टिंगू भी पूरे ज़ोको शौक से इनके साथ जुटे रहते। रोज़ सुबह कुछ देर के लिए मैं विठल के पास जाके बैठ जाता, कुछ उसे पूछने, उसका हाल जाने, कुछ सुन गुन लेने के लिए भी। ऐसा नहीं था कि मैं विठल को टोक ना सकता हूँ, इससे कुछ पूछ ना सकता हूँ, मगर जब भी मैं ये इरादा करता मुझे अपनी लपकशाई बेमहल मालूम होने लगती। कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ। विठल कौन सा यहाँ अपनी मर्जी से बैठा हुआ है? जरी अपनी बिटिया तो उसे अच्छी तरह याद आ रही होगी। जरी ऐसी नहीं है जिसे कोई आसानी से भुला दे। खानम की तरफ से भी वो गाफिल नहीं होगा। वो चारों तरफ आंखें खुली रखता है। मुझे शुबा था कि वो झिड़क देगा कि तुझे आखिर ऐसी क्या बेचैनी है, तेरा कौन सा गाँव जद पर है। जब देखो मुंह बनाए फील मचाने लगता है। ये सोच के मैं खामोश हो जाता हूँ। वाकई मुझे काहे की जल्दी थी, कहाँ जाना था, कोई जल्दी मुझी को क्यों हो रही है? विठल मुनासिब समझता तो मुझसे कह सकता था कि मैं फैज़ाबाद चला भी जाता तो फ़र्क क्या पड़ता। मेरे लिए तो हर जगह एक जैसी है। मैं आखिर क्यों घुटा जा रहा हूँ? कौन से नुकसान का अंदेशा मुझे ऐसा बेकल किए हुए है? अब्बाजान को अपने एक और बेटे जहांगीर की फिक्र नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जहांगीर फैज़ाबाद में किसी परेशानी से दो चार है। वो अच्छी तरह जानते हैं, खुद देख कर आए हैं कि जरी की हवेली में जहांगीर नहायत आराम से है और तालीम हासिल कर रहा है। अब्बाजान खुद भी जहांगीर की ऐसी निगहदाश्त नहीं कर सकते। कल रात खाने के दौरान में दस्तरखान पर बिरयानी की काप देकर मुनीर अली को जरी याद आने लगी। कहने लगा, हाय हाय, जरी के हाथ में अल्लाह ने क्या लज्जत दी है। आदमी का दिल सैर ही नहीं होता। जुलीन, फ़ारूक, शहपारा और गीता को मुखातिब करके वो बोला, मैं तो कहता हूँ तुम सब बच्चियाँ जरी से ये हुनर इसरार से सीखना। मुझे गुमान हुआ कि कहीं अब्बाजान जरी वगैरह को तो यहाँ नहीं बुला रहे हैं। जरी, नैसा, जहांगीर और मुनीर अली के ख़ानदान को बम्बई से हैदराबाद भी निस्बतन करीब है, फिर तो खानम भी यहीं आ सकती है। लेकिन कोई ऐसी बात होती तो अब्बाजान या मुनीर अली की ज़ुबान पर ज़रूर आती। कम से कम फ़ारूक, फ़रयाल, फ़ारेबा और अकबर को वो इनके बिछड़े हुए भाई जहांगीर की आमद का मुस्ता सुनाने में तामुल न करते। यूँ भी अब्बाजान जरी की हवेली खाली कैसे छोड़ सकते थे? वहाँ उनकी कायनात मदफून थी। तिब्बत से लाए हुए लालो जवाहिर के संदूक और नवादिर तो वो हवेली के तहाने में छुपा के आए थे। चलते वक्त वो तहाने के तमाम दरवाज़ों और रास्तों के आगे दीवारें चुन के आए थे। उन्होंने मजदूरों का खतरा मोल नहीं लिया था। ये काम अब्बाजान, मुनीर अली, पीरू कांते और मैंने रातों रात अंजाम दिया था। तिब्बत में जख्मी हो जाने के बायस विठल के पैर में तकलीफ थी, इसलिए अब्बाजान ने उसे जहमत नहीं दी थी। अब्बाजान का कुल असासा तो वहीं महफूज था। हीरो की जो पोटली अपने साथ लाए थे वो इसकी अशीर भी नहीं थी। मैंने जुलीन की दी हुई तीनों किताबें 2 दिन में ख़त्म कर दी। गलियाँ और बाजार नापने और घर में मटर गश्त करने से दिल घबराने लगता तो कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेता। मैंने खुद को कायल करना शुरू किया कि मुतालिया सबसे आला मशगला है, और मैंने ये अक़वाल ताज़ा करने शुरू किए जो किताब की फजीलत के बारे में बड़े लोगों से मंसूब हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर किताब एक सफ़र के मानित है, एक तजुर्बा, एक सैर का, घर बैठे दुनिया का नज़ारा। मुतालिया से कुछ जाता नहीं, आता ही है, और किताब और कारी में जलत रजाहतमंद का ताल्लुक है। 100 किताब के सामने कारी को एक साइल ही होना चाहिए वगैरह। रफ्ता रफ्ता मताले में मेरा जी लगने लगा था, ये यूँ कहना चाहिए
कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं थी। किताबों के साथ तो उम्र गुजारी जा सकती है। एक दिन मैं खुद बाजार जाके बहुत सी किताबें खरीद लाया। चंद एक अपने पास रख के बाकी जुलीन के हवाले कर दी। उसके चेहरे की तबानी दीदनी थी। उसने सबको मना कर दिया कि कोई ऊपर के कमरे में बिला ज़रूरत ना जाया करे। जुलीन खुद भी नहीं जाती थी। दोपहर ठीक 11 बजे और शाम ठीक 5 बजे किसी मुलाजिम के ज़रिए मुझे चाय भिजवाती। कभी नमक पारो पापड़, कभी नमकीन काजुओं के साथ, कभी संतरे और अनानास का रस मुलाजिम ले आता। कई रोज़ इसी तरह गुजर गए। एक रोज़ दोपहर के खाने के बाद अब्बा जान ने मुझसे कहा कि वो कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं इनके पीछे पीछे नशिस्तगाह में चला आया। अब्बा जान ने किसी तमहीद के बगैर मुझसे पूछा कि आगे मेरा क्या इरादा है। मैंने अपने औसान दुरुस्त करने और यह समझने की कोशिश की कि इनका इशारा किस तरफ है, वो कौन से इरादे के बारे में मालूम कर रहे हैं। लम्हों तक मैं तजब्ज़ुब में रहा। फिर अब्बा जान ने खुद ही सुराहत की। वो नरमी से बोले, मेरा मकसद है कि तुमने कुछ सोचा है। मैं क्या जवाब देता, सर झुकाए मुस्तरब बैठा रहा। वो कहने लगे, मेरा मशवरा है कि तुम्हें किसी काम में मसरूफ़ हो जाना चाहिए। वो अल्लाह का बड़ा करम है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आदमी कुछ ना कुछ करता रहे, मसरूफ़ रहे तो अच्छा रहता है। उनके लहजे में किसी किस्म की तशवीश नहीं थी, हुक्म भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आने लगी। तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी बात की कमी नहीं है। अब्बा जान ने कहा, कपड़े की एक मिल के बारे में मेरी बातचीत मुकम्मल हो गई है। तुम चाहो तो इस काम में भी दिलचस्पी ले सकते हो। काम तो दूसरे लोग ही करेंगे, निगरानी अलबत्ता तुम्हारी रहेगी। ज़रा तवज्जो दोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें तुम्हारा दिल नहीं लगता तो और भी बहुत काम है। मैं यहाँ तिजारती नोयत की चंद इमारतें देख रहा हूँ। इनसे हर महीने मुस्तकिल और मकबूल आमदनी होती रहेगी और असल में इजाफा अलग होता रहेगा। बम्बई शहर मुसलसल बढ़ रहा है। हम खुद नई इमारतें बनवा सकते हैं। इस तरफ से मैंने थोड़ी बहुत जुस्तजू की तो अंदाज़ा हुआ कि एक नहायत वसी और मुनाफा बख्श काम है। कोई खास दीदा रिजी भी नहीं। बम्बई से कुछ दूर ज़रूरी ज़मीन की भी मैंने बात की है। सैकड़ों एकड़ पर है। इर्द गिर्द सब्ज़ पहाड़ियाँ हैं, बीच में कोई छोटी मोटी झील भी है। वल्लाह आलम, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन दलाल बहुत तारीफ़ कर रहा था। कहता था सोना उगलती है, किसी दिन चल के देखो। उन्होंने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया और ठंडी सांस भर के धीमे लहजे में बोले, जो वक़्त गुजर गया उसे भूल जाना ही अच्छा है। कभी आदमी के बस में कुछ नहीं होता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे, तुम्हारे सामने ज़िंदगी पड़ी है। नहीं मालूम मेरे पास कितना वक़्त है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं रह गया है। अब तुम ही को संभालना है। ये कहते कहते इनकी आवाज़ छरछराने लगी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। और अगर तुम मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते हो तो शौक़ से, इससे अच्छी बात तो कोई नहीं है। यहाँ नहीं तो तुम विलायत जा सकते हो, बैरिस्ट्री करके वापस आ सकते हो। बहरहाल सब कुछ तुम्हारे सामने है। वो कठिन वक़्त गुजर गया, अल्लाह और आजमाइशों से बचाए। देर तक खामोशी रही। उन्हें मेरे जवाब का इंतज़ार होगा। मैं गुंग बैठा रहा। फिर वो यकायक उठ गए और थकी थकी आवाज़ में बोले, कोई जल्द नहीं, सोचने के लिए वक्त है। जहन पर बिल्कुल बोझ मत डालो। ये मेरी मंशा थी कि जो मुनासिब समझो मुझे बता देना। उन्होंने मेरे पास आके मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा सारा जिस्म बिखर जाएगा। मैंने दजीदा नज़रों से उनकी तरफ देखा। अब्बाजान की आंखों में आंसू भरे हुए थे। दूसरे लम्हे वो कमरे से चले गए। रात हो गई। मैं ऊपरी हिस्से के कमरे में मसहरी पर पड़ा रहा। मुझसे किताब भी नहीं पढ़ी गई। मेरा दिल डूब रहा था, मेरा सारा वजूद ही डूब रहा था। रात के खाने के वक्त मुलाजिम इत्तला देने आया तो मैंने मना कर दिया। मैंने गलत नहीं कहा था, मुझे वाकई भूख नहीं थी, लेकिन मुझे ख्याल आया ये सुन के वो सभी ऊपर आ जाएंगे और तरह तरह के सवालात करने लगेंगे। इसलिए मैं नीचे आ गया और उनके साथ बैठा लुक़मे टूंगता रहा। खाना ख़त्म होने पर मैं फिर ऊपर चला गया। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अपनी नातवानी और निमजानी का सबब मुझे खुद मालूम नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता था कि अब्बाजान ने आखिर ऐसी कौन सी बात कही है जो मुझ पर सोख सतारी है। पसपाई का कोई एहसास या तौहीन और ज़िल्लत का। अब्बाजान जैसे मुझसे कुछ पूछने के दर पे थे। उन्होंने बैक जुम्बश लब जैसे सब कुछ मुंधम करने का हुक्म सादिर कर दिया हो। उन्होंने मेरे बारे में गलत समझा या अब तक मैं खुद को गलत समझता रहा हूँ। मैं उन्हें क्या जतलाना चाहता था जो ना जता सका, और मैं उनसे क्या सुनना चाहता था जो वो ना कह सके। मैं सोचता था कि सिर्फ इतना ही है जो अब्बाजान ने कहा। क्या यही हाल है जिसके लिए इतने दिन खाक हुए? जो गुजर गया वो महज ख्वाब था, महज शराब था, और सब कुछ बस यहीं तक था। गुज़िश्ता शब अकारत गई, इसके बाद कुछ नहीं, इससे सिवा कुछ नहीं। मैं अब्बाजान से क्यों करना कह सका कि मेरे पास तो कृष्णा जी के तरके के लाखों रुपए पहले से मौजूद हैं। लौट फेर से तो इनमें अब तक और इजाफा हो चुका होता। मैं अब्बाजान से तभी कुछ कहता जब मैं खुद को कोई जवाब दे चुका होता। पहले तो आदमी खुद को ही जवाब देता है। मुझे इसके सिवा खुद कुछ मालूम नहीं था। आईने में खुद मुझे अपनी शक्ल साफ नज़र नहीं आती है। मैं इस गुबार और फिशार का आदी हो गया हूँ, तो ये मेरी कोताही है। अब्बाजान ने कुछ बेजा नहीं कहा था। यही दुनिया के असूल व कवायद हैं, यही ज़िंदगी के आदाब हैं। आदमी इन्हीं रास्तों पर चलता है जो पहले से मुतय्यन कर दिए गए हैं। बेशक आदमी अपने रास्ते खुद बनाता है।
लेकिन मैंने कौन सा जतन नहीं किया। मेरी तो हर कोशिश रायगा गई। बस यही मुनासिब है कि मुझे खुद को तर्क कर देना चाहिए। अब्बाजान को अपने बेटे की पहचान नहीं है तो मैं खुद को कितना जानता पहचानता हूँ। मेरे सामने फिर कौन सी मंजिल है। मुझे शायद इसी बात का मलाल था कि मैं खुद भी कुछ नहीं जानता था। अब्बाजान सवाल ना करते तो सवाल तो अपनी जगह है। इनके जवाब तो मुझ पर कब से कर्ज है। मैं इनसे कब तक नज़रें बचाता रहूँगा, किस आसरे पर। मेरे पास अपने इसरार की कौन सी दलील है। अपने आप को तर्क करने का फ़ैसला तो मैंने पहले भी किया था, जुलीन के कहने पर और अपने आप के कहने पर। लेकिन इस बकदोशी में ऐसी बेअमानी महसूस नहीं होती थी। वजह शायद सिर्फ इतनी थी कि जुलीन ने मुझे दूसरों पर खुद को तर्क करने का मशवरा दिया था, अब्बाजान ने खुद पर। अब्बाजान की बात भी मेरी समझ में खूब आती थी, लेकिन साथ ही मेरा जिस्म अकड़ने ऐंठने लगता था। मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। उस रोज़ कैलाश पूना से आ गया। पूरे 10 दिन बाद उसकी माँ पर मलेरिया का शदीद हमला हुआ था, जो बाद में टाइफाइड में बदल गया। दोनों डॉक्टर भाई बहन अपनी माँ की पाइंटी से लगे रहे। कैलाश के कहने के मुताबिक इसकी माँ खुद से नाउम्मीद हो गई थी और मुसर थी कि उसके सामने कमली कौशली से रमा और कैलाश की रस्में अदा हो जाए। जज साहब की रूह को करार आ जाएगा, वो भी सुकून से मर सकेगी। कमल और कौशली की भी यही ख्वाहिश थी। ऐसी सूरत में रमा और कैलाश के लिए इनकार बहुत मुश्किल हो गया था। ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन जैसी सूरत हाल से वो दो चार थे। उनके पास एक ही मजहूल उज़र था कि अभी तो जज साहब की मौत को 40 दिन भी नहीं गुजरे हैं। माँ ने यह उज़र मुस्तरद कर दिया था कि जज साहब की ख्वाहिश की तकमील की बजाय खुद जज साहब से मोहब्बत और एहतराम की मज़र है। कैलाश के बकौल इस दौरान माँ की हालत सुधरने लगी और इसी निस्बत से इसके इसरार में भी शिद्दत ना रही। रमा और कैलाश पर जानकनी का ये वक़्त सरे दस्त किसी तरह गुजर गया। कैलाश अपने चेहरे पर और गुबार मुड़ के आया था। इसकी हालत इज़्तिरारी थी, ठीक तरह बात भी नहीं हो पा रही थी। ताहम उसे अपनी रुदात सुनाने की ऐसी बेताबी थी कि मुझे सबके दरमियान से उठा के बाहर लाया था। कहने लगा कि रमा बहुत अपने अज़म में पुरजोश थी, अपने तसव्वुर और ख्याल में मस्त। उसे भी अब एहसास हो गया है कि आदमी के हवाले उसे कितना नदार कर देते हैं। माँ की बीमारी पर यह आजमाइश मस्तज़ाद थी। रमा तो बिल्कुल ही निराल हो गई थी। जितने दिन पूना में रही बहुत वीरान रही। माँ उसे रोक रही थी। कैलाश जिद करके ले आया और यहाँ आके ही रमा के होश हवास कुछ दुरुस्त हुए। कैलाश ने बताया कि उसकी माँ और छोटी बहन अन्नू जज साहब के 40वें तक पूना में रहेंगे। 40वें पर रमा और कैलाश को फिर वहाँ जाना पड़ेगा। 40वें में अभी कई दिन पड़े थे। कैलाश अभी से होल रहा था। रमा ने तो कह दिया है कि वह पूना नहीं जाएगी। कैलाश पर गिश्ता आवाज़ में बोला, बीमारी का बहाना कर दे या कुछ और। ठीक है, नहीं जाएगी, मगर इसके बाद ताया जी तो यहीं आएंगे। कमल और कौशली भी ज़रूर उनके साथ होंगे, फिर क्या होगा। मैंने रमा से यही कहा था। वो फिर जिद करने लगी कि वो साफ मना कर देगी। आपने देखा, पूना के तजर्बे के बावजूद वो कहती है कि इनकार कर देगी। मैंने इसे कहा, पूना की तरह यहाँ भी ऐसी कुछ सूरत पेश आ सकती है। तब आपको मालूम है उसने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, होगा, देखा जाएगा। मैंने कसमसाते हुए कहा, बिल्कुल। वो तेज़ी से बोला, आपने ठीक अंदाज़ा लगाया। बाज़ औक़ात तो बिल्कुल बच्ची बन जाती है। कहने लगी, ठीक है, वो लगन मंडप में बैठ जाएगी, फेरे भी पड़ जाएंगे। कमल को इस तरह अपने बाप की दौलत मिल जाएगी। दौलत ही उसे चाहिए ना। जज साहब की वसीयत में सिर्फ शादी के बारे में लिखा है, शादी हो जाएगी, चाहे वो लगन मंडप और फेरों तक हो। शादी के जारी रहने के लिए वसीयत में कुछ नहीं लिखा। कहती है वो अपना हिस्सा कमल को दे देगी। कमल चौथाई दौलत के लिए शादी कर सकता है तो चौथाई दौलत के लिए शादी ख़त्म भी कर सकता है। देखा आपने, शादी को इसने कोई खेल समझ के रखा है, गुड्डे गुड़िया का खेल। कितनी आसानी से इसने फैसला सुना दिया, सारा कुछ निपटा दिया। मैं सर हिला के रह गया। कैलाश को भी मालूम था कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरी खामोशी को गालबन उसने अपने अंदेशों की तौसीक जाना और यूं उसे कुछ सुकून हासिल हुआ। इसकी वहशत में किसी हद तक कमी हो गई। रमा भी कुछ देर पहले मैंने देखा था, वह ऐसी आशुफ्ता हाल नज़र नहीं आती थी। गुज़िश्ता मर्तबा नाम लिए बगैर कैलाश ने जिस लड़की का तस्करा मुझसे किया था, लगता था कैलाश इसी की आरज़ू का असीर है। रमा के दिल में कोई गिरा नहीं पड़ी हुई थी, इसलिए वो इतनी मुस्तरब व मुंतशर मालूम नहीं होती थी। मगर मैं ये बात कैलाश से न कह सका। हम जल्दी अंदर आ गए। सब नशिस्तगाह में बैठे हुए थे, रमा सबके दरमियान। मुझे हैरत हुई, वो तो चहचहा रही थी। उसके बालों में गुलाब का ताज़ा फूल लटका हुआ था। खुद भी वो किसी फूल के मानद खिली हुई थी। कुछ देर में वो मेरे पास आकर बैठ गई और चटकती आवाज़ में बोली, आप कहाँ हैं? मैं कहाँ होता? मैंने मुस्कुरा के कहा, सुना है आजकल खूब किताबें लूट रहे हैं। खूब क्या, बस ऐसे ही। कौन कौन सी किताबें पढ़ डाली? वो इश्तियाक से बोली। इधर उधर की जो भी सामने आ गई। मैं आपको कुछ किताबें दूंगी, देखिए जी भी कब तक लगे। वो पहलू बदल के सरगोशियाना लहजे में बोली, मुझे आपको बताना था, मैं अब आ गई हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैंने छपकती आंखों से कहा। वो खिलखिला पड़ी। फिर कब आ रहे हैं हमारी तरफ? मैंने तजब से कहा, जिस दिन आने का इरादा था उस दिन आप पूना चली गई। अब मैं कहीं नहीं जा रही। उसकी आवाज़ में एतमाद था। हो सके तो कल ही आइए, मुनासिब है? मैंने अस्तगी से कहा, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो ज़ेरे लबी से बोली, मेरी?
मैंने ताजुब से कहा। मैं क्या काम आ सकता हूँ? कोई ऐसी बात नहीं, ज़रूरत का मतलब काम ही नहीं है। अच्छा वक्त गुजारना भी आदमी की ज़रूरत है। हो मैं समझा, जाने क्या बात है। यही कुछ कहना पड़ेगा, वो शगुफ्तगी से बोली। वैसे तो आप आते नहीं, कल तो आप घर पर ही रहेंगी। सारा दिन मुझे भी क्या काम है। ठीक है, फिर मैं कल किसी वक्त आऊँगा। कुछ सवेरे आए तो और अच्छा रहे, खाना फिर वहीं खाएं। मैं बुरी डिशेज़ नहीं बनाती, मुझे मालूम है। कुछ सलीकगी एक रुख नहीं होती। उसकी आंखें चमकने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी कि अब्बाजान की आमद पर खामोश हो गई, बल्कि मुंतशर सी हो गई। उसने खड़े होकर उन्हें अदाब किया। अब्बाजान ने उसके सर पे हाथ रख के दुआएं दी। वो इसी दिन शाम को पूना से आए थे, इसलिए जल्दी चले गए। उनके आने से लगता था जैसे कोई दरीचा सा खुल गया है और ताज़ा हवा जिस्मो जाँ में दर आई है। 10 दिन के अरसे में उनकी कोई खैर खबर ही नहीं मिली। मुझे फिक्र हो रही थी, मुझे क्या सभी और सभी इनके आने से खुश हुए थे। अब्बाजान ने तो उन्हें देख के बरमला कहा कि घर में उदासी हो रही थी। दूसरे दिन सुबह जुगनू और देवा को कुछ वक्त दे के मैं नशिस्तगाह में आके बैठा था कि जुलीन आ गई और उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने रमा से वादा किया है। मुझे याद था जुलीन ने मुझसे लिबास तब्दील करने को कहा। मैंने सुबह ही कपड़े बदले थे। जुलीन सूट के लिए कहने लगी। कोई 3 दिन पहले दर्जी सूट और शेरवानी की ट्राई करने आया था। हफ्ते भर से ऊपर हुआ वो सबके साथ मेरा नाप भी ले गया था। मुझे इस वक्त कुछ अंदाज़ा नहीं था कि दर्जी से मेरे लिए कौन कौन से कपड़ों की फरमाइश की गई है। वो नाप लेता रहा, मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो तो जब ट्राई के लिए आया तो मुझे मालूम हुआ उसने मेरे लिए 2 सूट और 2 शेरवानियाँ तैयार की हैं। यकीनन वो जुलीन ही होगी। वो पहले भी मुझे टोक चुकी थी कि कृष्णा जी के बनवाए हुए मेरे कई सूट उसके पास महफूज रखे हैं, मैं उन्हें क्यों नहीं पहनता। ये कपड़े भी ठीक है, मैं किसी तकरीब में तो नहीं जा रहा। वो भी तो पहनने के लिए हैं, वो इनसे अच्छे लगेंगे। अच्छा क्या, लिबास से इतना तो कुछ नहीं होता। कुछ तो होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वहाँ किसी खास लिबास में जाऊँ। यही सोचते रहे तो फिर इनका नंबर तो कभी नहीं आएगा। फिर कभी सही, इस वक्त तो जी नहीं चाह रहा। रमा कह रही थी कि शायद वो क्लब की तरफ जाए। क्लब की तरफ? मैंने तुनक के कहा। मुझसे तो उसने कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? सुना है बहुत अच्छी जगह है, बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग, इंडोर गेम्स और जाने क्या क्या। तुम इसलिए कपड़े बदलने को कह रही हो? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। कहते हैं आदमी को अच्छा खाना, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना और अच्छा सोचना भी। वो तो सब मौजूद है। वो मुस्कुराने लगी और उसने मजीद बहस नहीं की। मुझे गुमान हुआ कहीं मेरी हुज्जत उसे गिराना गुजर रही हो। मैंने उसे कहा कि वो ऐसा ज़रूरी समझती है तो वो जो कहे पहन लेता हूँ। फिर सही, खुशगवारी से बोली, मगर वास्कट के बगैर मत जाना। उसने अंदर से मुझे नई वास्कट ला के दी और मुझसे पूछा कि मेरी जेब में रुपए हैं या नहीं। मेरे हाथ फ़ौरन जेबों की तरफ गए और मुझे याद आया कि बाजान के दिए हुए सारे रुपए तो मैंने जुलीन ही के हवाले कर दिए थे। वो रुपए भी साथ लाई थी, जाने कितने नोट थे। मैंने गिने बगैर जेब में रख लिए। जुलीन ने मुझसे मोटर ले जाने को कहा था, लेकिन मैं ऐसे ही घर से निकल आया। कुछ दूर बाद मुझे घोड़ा गाड़ी मिल गई। रमा अपनी कोठी के बरामदे में बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और बेतवाना सीढ़ियाँ उतर के मेरी तरफ बढ़ी। वो गुलाबी रंग के गाउन में मलबूस थी। उसी रंग की रेशमी डोरी कमर से बंधी हुई थी। बाल खुले हुए थे और किसी शेर के माने जो मैंने कभी पढ़ा था। स्याह बालों में उसका चेहरा माहिताब की तरह दमक रहा था। वाकई आप आ गए? वो पलके पटपटाते हुए बोली। आपको शुबा था? नहीं, मुझे यकीन था कि आज आप ज़रूर आएंगे। और यकीन था तो इतना कैसे? बस था, मुझे नहीं मालूम। वो लहक कर बोली। वैसे मैं जूली से कह के आई थी कि सुबह आपको याद दिला दे। उसने मुझसे कहा था, लेकिन मुझे खुद याद था। अच्छा हुआ आप आ गए, वो दमीदा आवाज़ में बोली। कैली अस्पताल चला जाता है, मैं यहाँ दिन भर अकेली रहती हूँ। कुछ और नहीं तो नौकरों से बातें करती रहती हूँ। आदमी आदमी से बेजार है और आदमी को आदमी के बगैर चैन भी नहीं। मैंने यूं ही कह दिया। और आदमी कहाँ मिलता है? वो गहरी सांस भरकर बोली। आदमी जितने ज़्यादा हैं उतने ही कम भी। हाँ ये तो है। मैंने इसके पहलू ब पहलू बरामदे की सीढ़ियाँ तय करते हुए कहा। आपसे तो सब ने कहा था जब तक माँ पूना में हैं आप हमारी तरफ आ जाइए, वहाँ आपका दिल शायद बिल्कुल ना घबराए। घर को भी कुछ देखना पड़ता है। पीछे नौकरों की फौज थी, यहाँ आके देखा तो सारा उजाड़ा पड़ा हुआ था। जिधर देखिए धूल गर्द जमी हुई थी। मालूम है आपको, इन लोगों ने मेरी एक बहुत कीमती अनमोल मूर्ति तोड़ दी। बहुत नाजुक थी वो। मैंने 1000 मिन्नतों के बाद कश्मीर में एक पंडित से हासिल की थी। एक बार की उसने सर झटका। सर झटकने से इसके बाल इधर उधर हो गए। उसने बावजूद उन्हें अपने चेहरे से हटाया और मुस्तरब लहजे में पूछने लगी कि मैं कहाँ बैठना चाहूँगा, वहीं बरामदे में या अंदर? या इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने कहा, अंदर बहुत सुकून है, वहीं चलते हैं। और हाँ, एक बात आपसे कहनी है। आप कोई तकल्लुफ़ नहीं करेंगे। जिस वक्त भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक कह दीजिएगा। शायद मुझे जताने की ज़रूरत नहीं कि यह कोई दूसरा घर नहीं है। तकल्लुफ़ तो आप खुद कर रही हैं। आपकी ये वजाहत ही सबसे बड़ा तकल्लुफ़ है। तो इसे मेरा आखिरी तकल्लुफ़ समझिए, वो हंसकर बोली। हम दरवाज़ा अबूर करके बाएं जानिब के कमरे में आ गए। वो एक आरास्ता और पेरास्ता कमरा था। दरो दीवार से शानो शौकत टपक रही थी।
सारे फर्श पर कालीन बिछा था और दीवारों के साथ कदीम तर्ज के सोफे लगे थे। एक तरफ सोफों के बीच में दीवान रखा हुआ था। हर कोने में संगमरमर के मुजस्समे ऐस्तादा थे।